नमस्कार, मेरा नाम है रवि कुमार। उत्तर प्रदेश जो भारत की राजनीति के वर्तमान और भविष्य की राजनीति को तय करता है, उत्तर प्रदेश जिसे सरकार ने उत्तम प्रदेश बनाने का वादा किया था। आने वाले कुछ वक्तों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं जो भारत की राजनीति को तय करेगा कि 2024 का जो रास्ता है वो किस तरफ मुड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए आपको जातीय समीकरण समझना पड़ेगा, लेकिन वहाँ के मुख्य मुद्दे क्या हैं। वहाँ का जो मुख्य मुद्दा है उसमें एक भ्रष्टाचार, उसमें जो कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति को पूरी तरह से घुमाती है और प्रदर्शित करती है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश की जो कहानी है वो बताने जाएंगे, लेकिन हाल के दिनों में जब आपने देखा एक महिला सुप्रीम कोर्ट के द्वार पर पहुंचकर आत्मदाह करती है, आरोप लगाती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार उसे न्याय नहीं दे रही है, सवाल उठता है आखिर क्यों। सवाल उठता है उत्तर प्रदेश के जो प्रशासन है उनके कार्य व्यवस्था पर। और आज हम आपको एक कहानी दिखाने जाएंगे, एक वास्तविकता से आपको रूबरू करवाने जाने, और आप साफ तौर से देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है क्या वो पार्टियों के दबाव में फंस चुकी है, क्या उत्तर प्रदेश के राजनेता प्रशासन के ऊपर भारी होते जा रहे हैं। ये सवाल मेरा नहीं है, बल्कि ये सवाल उन लोगों का है जो सरकार से उम्मीद करते हैं, जो न्याय प्रणाली से उम्मीद करते हैं, जो पूछते हैं कि क्या मुझे न्याय मिलेगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। प्रदेश की चौहद्दी में घुसते ही आपको एहसास होगा कि राज्य में बदलाव की आंधी में बदल रहा है। सूबे में शासन व्यवस्था तारीफ के लायक है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकारी बाबू काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे उत्तम प्रदेश बना दिया है। खबरदार, यदि आप ये सोच रहे हैं कि ये हम कह रहे तो आप भ्रमित हैं। दरअसल सूबे की सीमा में घुसते ही पोस्टरों से पटा हुआ शहर इस बात को बताता है कि ये शासन कह रहा है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का वायदा सरकार करती आ रही है और ऐसा ही वादा वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया था कि हमारी शासन व्यवस्था भयमुक्त, निष्पक्ष और अपराध व भ्रष्टाचार से मुक्त होगी। परंतु उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की कोई लगाम देखने को नहीं मिल रही। यदि यह आरोप सिर्फ हम नहीं लगा रहे, बल्कि साक्ष्यों के आधार पर ये हम आपके सामने रख रहे हैं। न्याय न मिलने से क्षुब्ध रेप पीड़िता महिला ने 16 अगस्त को अपने एक साथी के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर आत्मदाह किया। पुलिस की कार्यप्रणाली पर यहीं से प्रश्न उठता है कि आखिर पुलिस रसूखदार लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती। और घटना के कुछ घंटे के बाद ही वाराणसी के एसएसपी रहे अमित पाठक को गाजियाबाद के डीआईजी के पद से हटा दिया गया है। इसी सिलसिले में अगर बात की जाए तो गाजियाबाद पुलिस की कार्यप्रणाली की तो यहाँ भी झोलमोल है। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद में 28 जुलाई 2021 को राजीव गुप्ता निवासी 104 राम विहार दिल्ली ने धनपाल सिंह निधि बिल्डर्स को प्लॉट नंबर 15 50 फुटा रोड शालीमार गार्डन साहिबाबाद गाजियाबाद पर धारा 447, 448, 323, 506, 467, 468, 471, 420 के तहत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई। राजीव गुप्ता ने धनपाल सिंह पर आरोप लगाए कि 2015 में धनपाल सिंह, जो कि निधि बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स को मैंने प्लॉट नंबर 714 पर एक बिल्डिंग बनवाने का ठेका दिया, जिसमें 16 फ्लैट और 2 दुकानें बनाई गई। उसके बाद धनपाल सिंह ने 2 फ्लैट और एक दुकान पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। उसकी मालिकाना दस्तावेज मेरे पास मौजूद है, लेकिन लगभग 1 महीना पूरा होने जा रहा है, परंतु पुलिस की तरफ से अभी तक धनपाल सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, राजीव गुप्ता की एफआईआर के एक दिन पूर्व 27 जुलाई 2021 को डॉक्टर अनिल कुमार सेठ ने भी धनपाल सिंह पर धारा 420, 506, 504 के तहत एफआईआर दर्ज कराई। डॉक्टर अनिल कुमार सेठ ने आरोप लगाए हैं कि बिल्डिंग बनाते समय फ्लैट देने की एवज में पैसे लिए गए और बिल्डिंग बनने के बाद फ्लैट और पैसे देने से इनकार कर दिया गया। साथ ही जान से मारने की धमकी भी मिलने लगी। यहाँ हम आपको बताते चलें कि धनपाल सिंह, जो कि निधि बिल्डर्स पर 2 लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई, परंतु लगभग 1 महीना पूरा होने जा रहा है। आखिर गाजियाबाद पुलिस मौन क्यों है? बिल्डर धनपाल सिंह के प्रकरण पर क्या इस तरह की खामोशी जायज है? क्या स्थानीय पुलिस पर भाजपा के नेताओं का दबाव है? ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि सुनी सुनाई बात यह है कि बिल्डर धनपाल सिंह बिजनेस पार्टनर हैं कुछ भाजपा नेताओं के, और हो सकता है कि यह एक दबाव का विषय हो। अब हम आपको जिला गाजियाबाद की दूसरी कहानी से भी रूबरू करवा रहे हैं। यह कहानी भी जिला गाजियाबाद की है।
साहिबाबाद पुलिस की एक और कारनामा हम आपको बताने जा रहे हैं। सुधीर मल्लिक निवासी S18 दयानंद पार्क शालीमार गार्डन ने सुनील बैद पर 17 जुलाई 2019 को धारा 420, 406, 506, 386, 467, 468, 471 के तहत FIR दर्ज करवाई और बार बार पुलिस को कार्रवाई के लिए सूचित किया गया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं सुनील बैद ने सुधीर मल्लिक के खिलाफ 4 जून 2021 को FIR दर्ज करवाई, जिस पर गाजियाबाद पुलिस ने मात्र 20 दिन में जांच बैठाकर उन्हें जेल भेज दिया। अब सवाल उठता है कि एक अपराधी जिस पर साहिबाबाद थाने में 3 FIR पहले से ही दर्ज है, वह दिल्ली NCR में धोखाधड़ी के कई मामले पहले से दर्ज है, वह थाने जाकर कैसे मुकदमा दर्ज करा देता है और स्थानीय पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती है? क्या यह सब फिल्मों जैसा नहीं लगता? धनपाल सिंह निधि बिल्डर्स वाले पर 2 व्यक्तियों द्वारा FIR दर्ज है और लगभग 1 महीना पूरा होने जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहीं सुनील बैद पर लगभग 2 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। उल्टा 2 साल बाद बिल्डर सुधीर मल्लिक पर ही मुकदमा दर्ज कर पुलिस आनन फानन में बिना जांच पूरी किए हुए उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई कर देती है। सुधीर मल्लिक पर हुई एक तरफा कार्रवाई पर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। आखिर वह कौन सा दबाव था जो पुलिस के सिर पर चढ़कर बोल रहा था? सवाल उठता है कि क्या जब पुलिस निष्पक्ष होकर जांच करती है तो उसे सब मामलों में निष्पक्ष होकर जांच करनी चाहिए और अपराधी को शिकंजे में लेना चाहिए। यहाँ पर शासन और प्रशासन दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश में लगे हैं, क्या उनके साथ है? यदि साथ है तो इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।